देखिए, इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया की कहानी हमेशा के लिए बदल देते हैं। और 1948 बस एक ऐसा ही साल था। तो आज हम उसी एक साल की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने मिडिल ईस्ट में एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया जो सच पूछे तो आज तक चल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि जो लोग साथ रहते थे वो दुश्मन बन गए और पड़ोसियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। हमें उस जमीन की कहानी को समझना होगा जिस पर दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं। तो अगर 1948 के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो सबसे पहले हमें उस जमीन के इतिहास को समझना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। और ये कहानी देखिए कोई कुछ दशकों की नहीं है, ये हजारों सालों की कहानी है जिसमें विश्वास भी है, पहचान भी है और बड़े-बड़े साम्राज्यों की भूमिका भी। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले यहाँ इज़राइल का साम्राज्य था, उसके बाद रोमन आए और फिर इस्लाम का आगमन हुआ। मतलब हर दौर ने इस जमीन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी और इसी वजह से ये दुनिया के 3 बड़े धर्मों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बन गई। तो ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये दोनों ही कम्युनिटीज के लिए एक बहुत गहरी इमोशनल और स्पिरिचुअल विरासत है। अब देखिए, सदियों से यूरोप में यहूदी लोग भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे थे और इसी के जवाब में उनके बीच एक मूवमेंट ने जन्म लिया, ज़ायोनिज़्म। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं था, नहीं, ये एक सपना था, अपनी पुरानी जमीन पर, अपनी मातृभूमि में एक सुरक्षित घर बनाने का सपना। और बस यही सपना था जो हजारों लाखों लोगों को फिलिस्तीन की तरफ खींच कर ले आया। और यहां से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर बिखर गया और इस पूरे इलाके में एक नई पावर ने एंट्री ली, ब्रिटेन। और उनके साथ आए कुछ ऐसे वादे जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे, और इन वादों ने, आप कह सकते हैं, इस आग में घी डालने का काम किया। तो हुआ ये कि एक एम्पायर का सूरज डूबा तो दूसरे का उग गया। ब्रिटेन के आने से इस पूरे इलाके का जो सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक था वो पूरी तरह से बदल गया। वहां के लोकल लोगों के लिए ये एक नए दौर की शुरुआत तो थी, लेकिन साथ ही ये एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ भी इशारा कर रही थी। ये कमाल की बात है, ब्रिटेन ने एक ही टाइम पे 2 ऐसे वादे कर दिए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक तरफ तो उन्होंने यहूदी लीडर से एक नेशनल होम का वादा किया और दूसरी तरफ अरब लीडर्स से एक बहुत बड़ा आज़ाद देश का। ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक गेम था जिसके नतीजे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे। फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर और होलोकॉस्ट की वो भयानक त्रासदी। इसने इस इलाके में टेंशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। लाखों यहूदी शरणार्थी जो किसी तरह मौत के मुंह से बचकर निकले थे, उनके लिए फिलिस्तीन ही आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे वो वहां पहुंचे, लोकल अरब आबादी के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ने लगा। और बेचारा ब्रिटेन, अब वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था और वो 2 पार्टों के बीच में फंस गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन पूरी तरह से थक चुका था। फिलिस्तीन में जो टेंशन बढ़ रही थी वो अब उसके कंट्रोल से बाहर थी। तो उसने क्या किया? उसने इस प्रॉब्लम को एक नई ग्लोबल बॉडी यानी यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया। और अब पूरी दुनिया की नजरें जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर टिकी थीं। अब जरा यूएन के इस प्लान को देखिए। जमीन का बंटवारा कुछ ऐसा था कि यहूदी आबादी जो उस वक्त टोटल पॉपुलेशन के करीब 1/3 थी, उन्हें मिली 57% जमीन। जाहिर है अरब लीडर्स के लिए ये सरासर नाइंसाफी थी। उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है और कोई बाहरी ताकत हमारे भविष्य का फैसला कर रही है। और जो रिएक्शन आए उनमें जमीन आसमान का फर्क था। यहूदी लीडरशिप के लिए तो ये जैसे सदियों पुराना सपना सच होने जैसा था, लेकिन अरब लीडरशिप के लिए ये उनकी आज़ादी पर एक और हमला था। बस अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और युद्ध की घड़ी बहुत नज़दीक आ रही थी। और लीजिए, अब हम उस ऐतिहासिक पल पर आ पहुंचे हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1948। एक तरफ आज़ादी का जश्न तो दूसरी तरफ तबाही का मंजर। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और अगले ही पल 5 अरब देशों की सेनाओं ने उस पर हमला बोल दिया। देखा जाए तो कागज पर यह लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी, लेकिन 9 महीने बाद पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि नए नवेले इजराइल ने यह जंग जीत ली थी। इस जंग ने इस इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो यूएन का प्लान था वो तो अब किसी काम का नहीं रहा।
इजराइल ने अपनी सीमाओं को और बढ़ा लिया और जिस फिलिस्तीनी अरब स्टेट का वादा किया गया था वो कभी बन ही नहीं पाया। उसकी जमीन भी जॉर्डन और मिस्र के बीच बट गई। लेकिन नक्शों और सीमाओं से परे इस जंग की सबसे बड़ी कीमत वो इंसानों ने चुकाई। करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़कर रिफ्यूजी बनने पर मजबूर हो गए। और ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने एक ऐसे रिफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दिया जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। और शायद यही बात इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। एक ही जंग, लेकिन इसकी दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। इजरायलियों के लिए यह था उनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई, और फिलिस्तीनियों के लिए यह था अल-नक़बा, यानी महाविनाश, अपनी पूरी दुनिया के उजड़ जाने की एक दर्दनाक कहानी। तो देखिए, जंग तो खत्म हो गई, पर शांति नहीं आई। असल में 1948 की इस जंग ने उन सारी प्रॉब्लम्स की नींव रख दी जो आज भी इस कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो मतलब 1948 के बाद की तस्वीर काफी उलझी हुई थी। कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं बना, लाखों लोग रिफ्यूजी बन गए, और जो बॉर्डर बने वो भी पक्के नहीं थे, बस टेम्पररी थे। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आज के कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े और सबसे जीवित मुद्दे हैं। इजरायली नज़रिए को समझने के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जंग होलोकास्ट के बस कुछ ही साल बाद हुई थी। उनके लिए ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि इस कोटेशन में भी कहा गया है, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन थी। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब इतिहास एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग और दोनों ही अपनी अपनी जगह दर्दनाक सच बना देता है, तो फिर एक साझा भविष्य की शुरुआत हो तो हो कहाँ से? ये वो चुनौती है जिसका सामना ये पूरा इलाका आज भी कर रहा है।